हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय एसके वशिष्ठ में। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 5वें लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 5वें लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हमने डाइपोल की कहानी को पढ़ा था, है ना। मीन्स डाइपोल के बारे में कुछ हम लोगों ने जाना था, जिसमें मैंने आपको डाइपोल क्या होता है ये बताया, डायपोल की इफेक्टिवनेस क्या होती है, डायपोल का स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं ये सीखा था। और फिर डायपोल की वजह से हमने फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था, है ना। तो उस जिस पॉइंट पे हमने फील्ड निकाला था वो पॉइंट डायपोल के एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा था, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि और दो पोजीशन हम लोग पढ़ेंगे जिसका डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग निकालने वाले हैं at a point lying on its equatorial line, means we are going to calculate the electric field due to the dipole at a point lying on the equatorial line। किस पॉइंट पे? जो डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है। इक्वेटोरियल लाइन बोले तो उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो मान लिया ये डाइपोल है ना, चार्ज इस पे क्यू है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये देखिए परपेंडिकुलर फ्रॉम पे जो हमने ड्रॉ करा है इस पे, और ये इस पे लाइन कर रहा है पॉइंट, है ना। मीन्स जो P है दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द फील्ड, सिंपल। हाँ, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर ऊपर ही क्यों, अरे नीचे भी ले सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कहीं भी जा सकता है ना, ऊपर नीचे कहीं भी, बस इसको बाइसेक्ट करना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मान लिया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसके एक पॉइंट P पे हमने फील्ड निकालनी है ना। तो वे कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि एक डाइपोल है जिस पे चार्ज कितना प्लेस किया हुआ है, Q, मतलब माइनस क्यू और प्लस Q, जिसकी लेंथ कितनी है 12। तो इससे इसकी इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जिस पे हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, है ना। तो बेसिकली देखिए, डाइपोल सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस कंटेंट होते हैं, तो हम लोग इसीलिए इसका एक्सप्रेशन अलग से डिराइव करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको पता है, लेकिन वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है ना। तो फिर व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ डाइपोल, हम लोग डाइपोल के केस में क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अलग एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको फील्ड निकालने का सोचते हैं। तो माइंड में क्या ख्याल आता है कि सर अगर आप देखें तो इस चार्ज की वजह से भी यहाँ फील्ड होगा और इस चार्ज की वजह से भी यहाँ फील्ड होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी उसका ऑपरेशन कर देंगे। हाँ सर ये तो हो सकता है, लेकिन देखिए क्या क्या बाधाएं आएंगी ये निकालने में और कैसे हम लोग उसको दूर करेंगे, है ना। काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए इस फिगर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके पहले बनाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने फिगर को मैग्नीफाई करके बना दिया है। चलिए पहले फिगर पे एक नज़र डालिए, है ना, फिर मैं आपको फिगर समझाऊंगा। जो जो चीज़ें गिवन थी सिर्फ पहले फिगर पे फोकस कीजिए, अर्जुन की तरह, जैसे उसने सिर्फ मछली की आंख देखी थी जब उसको तीर चलाना था। तो ठीक है ना, आपको फिगर ही देखना है, क्योंकि जो कुछ भी समझने वाला पार्ट है बेटा वो सिर्फ फिगर में ही है ना। अगर ये समझ गए तो डेरिवेशन ईजिली समझ में आ जाएगा, है ना। वो तो सिर्फ मैथमेटिकल है यार, वो तो कैलकुलेशन है, सिंपल, थोड़ा अलजेब्रा होगा, थोड़ी ट्रिगोनोमेट्री होगी, एक्सप्रेशन आपके हाथ में होगा, है ना। एकदम ध्यान से समझिए, इस फिगर को मैं समझा रहा हूं। देखिए ये तो डाइपोल ऑलरेडी आपको पता था, हाँ। उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई किया तो बड़ा हो गया, मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा हो जाना। अब जब आपने बड़ा किया और ये रहा आपका पॉइंट पी जहां पे आपको फील्ड निकालनी थी, इसकी दूरी थी r, ये डाइपोल का लेंथ 2l, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ये l, सेंटर है ना। चलिए अब देखिए, अगर ये वाला L है ये R है तो ये L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। कैसे सर? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, व्हाट अबाउट दिस, ये L ये R, तो दिस इज ऑल्सो L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए जो जो चीज़ें मैंने आपको दिख रही है क्लियरली विजिबल है, लिखते जाओ उसको, ठीक है ना। अब सोचते हैं कि हमने क्या तरीका ढूंढा था निकालने का। सर हमने ये सोचा कि अगर इसकी वजह से फील्ड निकाल दें यहाँ पे और इसकी वजह से फील्ड निकाल दें और फिर दोनों का ऑपरेशन आप कर देंगे, ऑपरेशन का मतलब रिजल्टेंट निकाल देंगे। फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो रिजल्टेंट निकाल देंगे, देन यू विल गेट व्हाट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो अगर इस चार्ज माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड देखो
मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना। अगर इसकी वजह से फील्ड देखो तो रेडियली इनवर्ड, ये जो रेड कलर का वेक्टर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, मीन्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से दिखा रहा है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, रेडियली इनवर्ड, इस लाइन के लो, तो दैट इज ई ड्यू टू माइनस क्यू, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले फील्ड की बात करें तो दिस इज प्लस क्यू, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड आउटवर्ड, तो देखो आउटवर्ड, दिस इज ई ड्यू टू प्लस क्यू, ई ड्यू टू प्लस क्यू। तो आपके पास दो वेक्टर्स, एक ई ड्यू टू प्लस क्यू, एक ई ड्यू टू माइनस क्यू। चलिए अब देखिए, ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन आपको पता लग गया। अच्छा, मान लो जो लाइन आपको, यानी जो इस चार्ज से इस पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन है, मान लिया कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस लेते हो तो व्हाट शुड बी दिस एंगल, थीटा। कैसे अरे होगा, सिंपल ज्योमेट्री, मेरे से मत पूछो, बेसिक क्लास है ना, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब। अब अगर ये थीटा है, देखो ध्यान से, तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ कर लूं जो इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, ध्यान दीजिए। और अगर इसके पैरेलल होगा तो इस लाइन को अगर आप सीधे प्रोड्यूस करें तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90। ये पूरा एंगल कितना होगा, 90, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, देख लो सिंपल। अब अगर वो ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये थीटा तो ये भी थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देख लीजिए, ये थीटा ये थीटा, अब देखो ध्यान से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू था, इसका एक कंपोनेंट इस एक्सिस के लॉन्ग होगा। अगर इसको एक्स, इसको वाई एक्सिस मानो तो ई ड्यू टू प्लस क्यू का एक कंपोनेंट इधर होगा, ई क्यू कॉस थीटा, और ई ड्यू टू माइनस क्यू का एक कंपोनेंट इधर होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, है ना। इसका दूसरा कंपोनेंट इधर होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, ई क्यू साइन थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग, ई माइनस क्यू साइन थीटा, है ना। कंपोनेंट देखिए, दो वेक्टर्स आपके पास, ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू, इन दोनों वेक्टर्स पे इस एंगल पे, इस एक्सिस पे कितने इंक्लाइंड है, थीटा और थीटा। तो इस एक्सिस को एक्स और इसको वाई मानते हुए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, दैट इज ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट, सॉरी इसी का एक कंपोनेंट इसी एक्सिस के लॉन्ग क्या लेंगे, ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा। मतलब नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये, और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग का कंपोनेंट ये और ये, है ना। अब देखो ध्यान से, जब आप नेगेटिव चार्ज वाला फील्ड निकालेंगे तो चार्ज की मैग्नीट्यूड क्यू और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, इसकी वजह से जब फील्ड निकालेंगे तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू और डिस्टेंस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। क्या ये दोनों डिस्टेंस पॉइंट P का इन दोनों चार्जेस से सेम है, बिल्कुल। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल। तो क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी और जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या, बिल्कुल। तो क्या ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, ये दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बिल्कुल। और क्या इन दोनों कंपोनेंट्स जो निकला है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, देखो ना, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, विल दे कैंसिल ईच अदर, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपका जवाब आता हाँ सर। मीन्स जो y कंपोनेंट था दैट इज ई ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा एंड ई ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा, दे आर कैंसिलिंग ईच अदर। तो जो रिजल्टेंट फील्ड आप निकाल रहे होंगे उसमें जो जिंदा कंपोनेंट बचता है, जो लाइव कंपोनेंट बचता है, वो ये दोनों होंगे, है ना। आपने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, और आपने ये पाया कि जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट था वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, और अगर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो जो लाइव कंपोनेंट होगा यही दोनों मिलके आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, है ना। अब फिगर से देख लीजिए, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, दिस इज वेक्टर P इस डायरेक्शन के लॉन्ग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप देखें तो इस डायपोल मोमेंट के क्या हो रहा है, अपोजिट, है ना। चलिए पहले निकालते हैं। तो देखिए, मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ E ड्यू टू प्लस क्यू है वो इक्वल है
मैग्नीट्यूड ऑफ ई ड्यू टू माइनस क्यू के, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ई क्यू साइन थीटा एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा कैंसिल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट यहां तक है। अब निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस फिगर को समझने में कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। आपको मैं बता दूंगा या फिर अगले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर दिक्कत हो तो पहले इसको फिगर को आप नोट कीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो देखिए पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई ड्यू टू प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आप माइंड में रखो, आर की वैल्यू यही थी, √r² + l²। और ई ड्यू टू माइनस क्यू की मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होगा 1/4πε0 क्यू बाई r², सेम था, है ना। और अगर cos थीटा की बात करें, जो देखो कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो cos थीटा आ रहा था, तो cos थीटा अगर फिगर से देखे बेटा तो देखिए फिगर में क्या है ना। cos थीटा का एक्सप्रेशन क्या होता है, b/h। तो अगर cos थीटा निकालो तो दिस इज b दैट इज l एंड दिस इज h दैट इज √r² + l², है ना। तो cos थीटा की वैल्यू हमने वहां, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, l/√l² + r², दिस इज cos थीटा, ठीक है ना। तो जो नेट फील्ड होगा, मतलब जो E होगा, दैट इज इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ओनली दीज टू कंपोनेंट्स आर लाइव, क्योंकि यही दो कंपोनेंट जिंदा हैं, बाकी तो गए, है ना। क्यों, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, आपने देखा ना फिगर में, ठीक है। यानी जो E की वैल्यू होगी उस सिंपली आप लिख सकते हो 2EQ कॉस थीटा। सिंपल, देखो ना, दोनों सेम चीजों को जोड़ा था, 2 टाइम्स कर दिया। अब 2, अब आपने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, है ना, सेम तो है। तो 1/4πε0, उसके बाद Q/√l² + r² का होल स्क्वायर, है ना। क्लियर है, जो हमने लिखा था ऊपर, और इनटू cos थीटा की वैल्यू। सिंप्लीफाई करना आपको पता है, तो कैसे लिखेंगे, 2 1/4πε0 Q इंटू एल बाई ये, इसका स्क्वायर और पावर 1, तो पावर क्या हो गया 3। और जब पावर 3 होगा, स्क्वायर रूट है, तो इसको पावर 3/2 भी लिख सकते हो। ध्यान दीजिए, मतलब ये जो हुआ वो क्या हो गया, 1/4πε0 2QL/L² + r², ये पूरे पे पावर क्या बन जाएगा 3/2, है ना। तो फिर जो E की वैल्यू आप लिखोगे उसको कैसे लिखेंगे, तो एक काम देखिए, मैंने पिछले डेरिवेशन में भी आपको बताया था कि L और R के बीच का रिलेशन ऐसा है कि L R से काफी छोटा है, L इज मच मच लेस देन R, देयरफॉर l² को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो E की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/4πε0, अब देखिए 2QL, दिस इज डाइपोल मोमेंट, 2QL दिस इज डाइपोल मोमेंट, अपॉन, जब ये l² नेग्लेक्ट हो जाएगा तो r² पे पावर 3/2, तो r² और पूरे पे पावर 3/2, 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा r³, तो r³। और मैंने आपको बोला था कि जो डायरेक्शन इसका होगा वो वेक्टर p के ऑपोजिट होगा, तो मैंने लिख दिया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड जो होगा इक्वेटोरियल लाइन वाले पॉइंट पे, उसकी वैल्यू 1/4πε0 p/r³ होगी। और उसके डायरेक्शन के बारे में अगर जाने तो वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए कि इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये एक्सप्रेशन आई थिंक आपको समझ में आया हो, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट किस पे स्ट्रॉन्ग करना था, फिगर पे। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग का मतलब फिगर को समझ जाइए कि कैसे हमने कंपोनेंट्स तोड़ा, ये दोनों वेक्टर्स ऐसे क्यों आए, है ना, और क्यों इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करा, क्यों दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो गई इस केस में, है ना। उसके बाद कैसे इधर cos थीटा हुआ, कैसे इधर sin थीटा हुआ, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, 11th में भी कंपोनेंट्स तोड़ने का तरीका, है ना। बस जब कंपोनेंट टूट जाता है तो एक सिंपल सा मैथमेटिक्स हम लोग यूज करके और डेरिवेशन पे पहुंचते हैं ना। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आया बाबू, वो क्या आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, अगर वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे लाई कर रही है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रही है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इतनी होगी और उसका डायरेक्शन वेक्टर p के ऑपोजिट होगा, है ना। एक ही चीज जान लीजिए कि इस पोजीशन को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। मतलब कोई अगर पूछ रहा है
कि कैन यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन ऑफ डाइपोल। तो आप ये मत बोलिएगा सर तो पढ़े भी ना कैलथी ना कहा है, अरे सर पढ़ाए आपको, यही तो है वो, है ना। चलिए देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा सा रिलेशन। अच्छा देखिए, मान लिया जैसे ई पैरेलल और ई एक्सियल, उसको ई पैरेलल भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो डाइपोल की एक्सिस के लॉन्ग था, तो ई पैरेलल। ई एक्सियल कितना आया था आपको मैग्नीट्यूड 1/4πε0 2p/r³ आया था ना। और ई परपेंडिकुलर जो इक्वेटोरियल वाला आपने निकाला है वो आया है 1/4πε0 p/r³। दोनों में एक रिलेशन देखिए, तो क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड में आपको ऐसा दिख रहा है कि इसका डबल है ये, देखिए ध्यान से, इसका डबल है ये। हाँ सर, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ई एक्सियल यानी ई पैरेलल इज 2 टाइम्स ई परपेंडिकुलर, है ना। मतलब जो एक्सियल वाला एंड ऑन पोजीशन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ब्रॉड साइड ऑन के डबल होता है। मतलब अगर कोई बोलता है, आपको ध्यान देना कि किसी डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 न्यूटन पर कूलम है, तो बताइए जो कौन पूछ रहा है, एक्सियल पे, है ना, एक्सियल पे इतना है 3 न्यूटन पर कूलम, तो बताइए इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा 1.5 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ये इक्वेटोरियल का डबल होना चाहिए। और अगर ये एक्सियल पे होता, सॉरी अगर ये इक्वेटोरियल पे होता तो एक्सियल पे कितना होगा 6 न्यूटन पर कूलम, है ना। सिंपल है ना, बहुत ईजी। तो इस रिलेशन का यूज करके आप कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, है ना। इज दैट क्लियर? आई होप सो। अगर दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अच्छा आगे अब ये सोचते हैं, हम लोग तीसरा पोजीशन पे आए हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया मैंने आपको कहा कि सर एक्सियल, तो थीटा लिया 0 डिग्री, है ना। थीटा कितना था 0 डिग्री एक्सिस से, है ना। अगर इक्वेटोरियल देखें तो परपेंडिकुलर था तो 90 डिग्री, तो वो तो स्पेशल पोजीशन हो गया ना। जैसे मान लिया कि सर आपने इक्वेटोरियल बोला तो डाइपोल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही पॉइंट होना चाहिए, है ना। अगर आपने एक्सियल बोला तो सर उसकी एक्सिस पे उसी लाइन के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। जनरल पोजीशन नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। मान लिया मैंने रैंडमली कोई पॉइंट चूज कर लिया तो वहां पे फील्ड क्या होगा। तो चलिए सीखते हैं कि क्या होगा अगर पॉइंट किसी भी रैंडम पोजीशन, मतलब अगर पॉइंट की पोजीशन रैंडमली चूज कर ली जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है ना। आपके सामने बड़ा खूबसूरत सा फिगर दिख रहा है। चलिए सबसे पहले इस फिगर पे आते हैं। ये रहा एक डाइपोल, चार्जेस क्यू एल, बार बार उन चीजों को दोहराऊंगा नहीं। इस आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, है ना। इस तरीके से कि इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो डाइपोल की एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। दिख रहा है सर, ये क्यों बता रहा हूं, दिख रहा है आपको, ठीक है भाई बता रहा हूं, गुस्सा मत करो, बता दिया मैंने कि कितना एंगल बना रहा है सर, थीटा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द फील्ड एट द पॉइंट। आपने क्या कहा कि सर कुछ नहीं, एक काम करो पॉइंट पी पे क्या कर दो, इसकी वजह से फील्ड निकाल दो, और पॉइंट क्यू पे, पॉइंट पी पे इस चार्ज की वजह से फील्ड निकाल दो, जैसे पिछले केस में करा था। इसकी वजह से निकालिए, इसकी वजह से निकालिए, दोनों का ऑपरेशन कर डालिए, है ना। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, देख लो थीटा की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हो मैं वो करके रह रहा हूं। तो देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। अगर आप इस पे निकालेंगे तो पहले आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर इक्वेटोरियल का केस देखिए तो ये वाला 90 था, तो आपने डायरेक्ट कर दिया था पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन ये अगर थीटा है तो इसका लेंथ क्या, इसका लेंथ क्या, तो हमने निकालने का सोचा, तो दिमाग लगाया, है ना। क्या दिमाग लगाया, सो देखिए कि सर मान लिया अगर ये एल है, ये एल है पूरा, देखिए ध्यान से, ये एल है, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होने वाला है। फिर हम लोग, लेकिन फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ये सब चीज़ अगर आप इस लेंथ की वजह से फील्ड निकाल भी देते हो यहाँ, इस चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ निकाल भी देते हैं, तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन और मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जब आप कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे तो पहले तो ये थीटा कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है ना, समझ रहे हैं ना बात को। सर तो ये नहीं कर सकते, आप कुछ और दिमाग लगाया जाए। देखो आपने जो कहा मैं उसी पे प्रोसीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा ये निकालिए, ये निकालिए, मैं दिमाग लगा के ये निकाल दूंगा। आप देखना ये आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, ये आएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, है ना। लेकिन इससे भी नहीं होने वाला, मतलब हम लोग ऐसे निकालेंगे तो कंपोनेंट रिजॉल्व करना फिर नेट फील्ड निकालना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा सर, है ना।
तो क्या करते हैं, कुछ और ब्रेन लगाते हैं। कैसा ब्रेन, वो देखिए। जैसे मान लिया ये तो आपके पास माइनस क्यू क्यू डायपोल है सिस्टम, है ना। तो क्या ये आपका वेक्टर पी है, देखिए तो ध्यान से, क्या ये वेक्टर पी है, क्या ये डायपोल मोमेंट वाला वेक्टर है। और क्या ये डायपोल मोमेंट का वेक्टर जब है तो क्या इसके अलोंग वेक्टर पी का, ये तो थीटा एंगल था पता है, तो वेक्टर पी का एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा जिसको पी कॉस थीटा बोल सकते हैं, है ना। और अगर इसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दो इस लाइन के अलोंग, तो वेक्टर पी का एक कंपोनेंट इधर भी हो जाएगा जिसको पी साइन थीटा बोल सकते हो। ध्यान दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया देखो ध्यान से, ये था डाइपोल, है ना, ये था माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये था आपका वेक्टर पी। तो हमने वेक्टर पी का एक कंपोनेंट उस वेक्टर आर के लॉन्ग ले लिया, मतलब पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग, तो ये थीटा था ही, तो ये बन गया पी कॉस थीटा, है ना। और एक कंपोनेंट उस आर पे परपेंडिकुलर करके जब ले लिया तो वो बन गया पी साइन थीटा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, देखिए देखिए कितना आसान होने वाला है। देखिए क्या ये पी कॉस थीटा भी एक डाइपोल होगा, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट ही है सर, डाइपोल मोमेंट का ही एक कंपोनेंट है, ये भी डाइपोल मोमेंट का ही एक कंपोनेंट है। तो क्या पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा को आप डाइपोल कंसीडर कर सकते हो, जी बिल्कुल। और अगर पी कॉस थीटा को आप डाइपोल कंसीडर करोगे तो देखिए तो क्या पॉइंट पी पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, ऑब्वियसली। और जो पॉइंट पी है वो पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। अरे हाँ सर, और आपको पता है कि इक्वेटोरियल और एक्सियल के लिए फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो देखिए पी कॉस थीटा की वजह से जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग द डाइपोल होता है, अलोंग द डाइपोल। अब देखिए ये पी का जो कंपोनेंट था वो आर के पैरेलल था, अलोंग वेक्टर आर था, पोजीशन वेक्टर के अलोंग था, तो इसको हम लोग पी पैरेलल भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, पी पैरेलल। और पी साइन थीटा जो था सो आर के परपेंडिकुलर था, तो इसको हमने क्या बोल दिया, पी परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, इसको पी परपेंडिकुलर और इसको पी पैरेलल। फिर से देखिए, आर के अलोंग तो पी पैरेलल और आर के परपेंडिकुलर तो पी परपेंडिकुलर, है ना। और जब आपने पी पैरेलल की वजह से पी पे फील्ड निकाला तो ये अलोंग द डाइपोल मोमेंट हो गया और उसको हमने ई पैरेलल का नाम दे दिया। और जब पी परपेंडिकुलर की वजह से फील्ड निकाला तो ये अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट हो गया और इसको हमने ई परपेंडिकुलर का नाम दे दिया। ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है बाबू, कंफ्यूज नहीं होइए, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक्सियल लाइन का ये एक्सियल पोजीशन है ना, ये डाइपोल और ये पॉइंट, डाइपोल और पॉइंट, तो देखिए ना डाइपोल और पॉइंट, तो यहाँ पे फील्ड निकाला था हमने, और डाइपोल और पॉइंट तो यहाँ पे फील्ड निकाला था। तो ये डाइपोल ये पॉइंट तो इक्वेटोरियल, ये डाइपोल ये पॉइंट तो एक्सियल, है ना। तो एक्सियल लाइन के केस में जो फील्ड होता है वो अलोंग द डाइपोल होता है, ई पैरेलल। इसके केस में जो फील्ड होता है देखिए ना, ये और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो वो अपोजिट टू द डाइपोल होता है, ई परपेंडिकुलर नाम दिया, है ना। तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट वेक्टर ई होगा, है ना। ये हो जाएगा आपका नेट फील्ड, है ना। तो चलिए इसकी मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं और फिर कहानी आपकी आसान होने वाली है ना। क्लियर है यहाँ तक, फिगर में अगर कोई डाउट हो कोई भी कंफ्यूजन हो आप बिंदास पूछिए। चलिए हम लोग फील्ड निकालते हैं। देखिए एक चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया आपकी जानकारी के लिए कि P पैरेलल एंड P परपेंडिकुलर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर P। ये वेक्टर P के दो कंपोनेंट्स है जहां पे पॉइंट P जो है वो एक्सियल और इक्वेटोरियल पे लाई कर रहा है, किसके लिए, P पैरेलल के लिए और P परपेंडिकुलर के लिए, है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ गए ना कि P पैरेलल है, पॉइंट P जो है सो P पैरेलल है किसके लिए, P पैरेलल के लिए पॉइंट P एक्सियल है और P परपेंडिकुलर के लिए पॉइंट P इक्वेटोरियल है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब वही। चलिए अब देखिए, मान लिया फील्ड ड्यू टू P पैरेलल देखते हैं, तो E पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है क्या, 1/4πε0 2p/r³ था, 2p/r³। और यहाँ पे P की जगह क्या है, P cos थीटा, P की जगह क्या है, P cos थीटा, तो दैट इज 2p cos θ/r³। सिंपल फॉर्मूला, ई पैरेलल का फॉर्मूला था बेटा 1/4πε0 2p/r³, तो 2 और p की जगह p cos θ/r³, है ना। और अगर ई परपेंडिकुलर आप देखो तो फॉर्मूला क्या था 1/4πε0 और p/r³,
लेकिन पी के जगह यहाँ क्या है, पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, है ना, पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, बिकॉज दिस इज द फील्ड एट एक्सियल लाइन एंड दिस इज द फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। दोनों का एक्सप्रेशन लिख दिया। अगर मैं फास्ट हूं या फिर आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, लेकिन ये सिंपल है, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, दोनों का डायरेक्शन आपको पता है, तो दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्ट आप कितना ले लेंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना। और जब दोनों परपेंडिकुलर है तो ई की जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। अब ई पैरेलल का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, है ना, वो लिख दिया मैंने। अब देखिए एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना चाहें तो नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, है ना। लेकिन कहानी बिल्कुल सिंपल है, ई पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता था। यहाँ पे वो पॉइंट पी आपको पी कॉस थीटा के लिए वही एक्सियल पोजीशन पे लाई कर रही थी, और ये पॉइंट पी साइन थीटा वाले कंपोनेंट के लिए इक्वेटोरियल पे लाई कर रही थी। तो यहाँ एक्सियल का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा दिया, डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा को बना दिया, डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा को बना दिया, है ना। बाकी रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, सिंपल एंड प्योर वेक्टर यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब बाकी का कैलकुलेशन देखो ध्यान से। तो क्या किया हमने, जो ई की वैल्यू निकाली वो क्या निकाल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर्स को सेपरेट किया, इसको कॉमन निकाल दिया। कैलकुलेशन है, देख लो, ये अब डिटेल में क्या होता हूँ, सिंपल है, मैं फिर भी स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। इसके स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, बच गया इसमें ये और ये, है ना। इसका स्क्वायर था तो रूट से बाहर निकल गया। इसमें हम P बाई आर क्यू का स्क्वायर को भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें बचेगा 2 कॉस थीटा का स्क्वायर दैट इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को स्प्लिट करो, 3 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, जिसमें ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ने मिलकर 1 का निर्माण किया, बन गया क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब और अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन, है ना। अब देखते हैं, यानी जो ई की वैल्यू हो गई वो ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, या तो फिर आप इसको लिख दो कंबाइंड P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती सर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली। आपने दोनों केस में डायरेक्शन बताया, इसमें भी बताओ, ठीक है, सब्र कीजिए, वेट कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है ना। चलिए आते हैं डायरेक्शन पे। अरे मैग्नीट्यूड हुआ, चलिए नोट करना है तो नोट कीजिए। चलिए डायरेक्शन पे आते हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि इफ वेक्टर ई मेक्स एन एंगल फाई विथ ई पैरेलल, कह रहा है कि वेक्टर ई अगर ई पैरेलल के साथ फाई एंगल बनाता है तो, सर फोटो दिखाइए ना, रुकिए रुकिए, देखिए यही ना बोले थे कि ई पैरेलल के साथ अगर ये फाई एंगल बनाता है तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस लेंगे, जिसमें इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मानते हैं, मतलब tan फाई इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर बाई ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर बाई ई पैरेलल, है ना। और फाई की वैल्यू निकाल दो, वही तो आपका डायरेक्शन होगा। तो आप tan फाई को क्या कर सकते हो, ई परपेंडिकुलर बाई ई पैरेलल, तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल कौन कौन गए, सो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, P से P चला गया, आर क्यूब को ले गया, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, अरे वाह। तो tan फाई इज इक्वल टू साइन बाई कॉस यानी tan और 1/2, तो tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, है ना। सिंपल तो है, एंड दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ दैट, है ना। यही उसका क्या है, डायरेक्शन है, किसका, फील्ड का। किस फील्ड का, जनरल पोजीशन पे अगर किसी डाइपोल की वजह से फील्ड आप निकाल रहे हैं तो उस फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कुछ ऐसे होगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। अच्छा आप देखिए, अगर ये जनरल पोजीशन है
तो इससे आपका एक्सियल वाला भी वेरीफाई होना चाहिए जिसमें थीटा कितना है 0 डिग्री, इक्वेटोरियल वाला भी वेरीफाई होना चाहिए जिसमें थीटा कितना है 9। थीटा सर देखिए ना, थीटा वो जो पोजीशन वेक्टर ने डाइपोल की एक्सिस के साथ बनाया था, है ना। तो जब आप इक्वेटोरियल ले रहे थे तो ये 90 था, एक्सियल ले रहे थे तो यहाँ पे था, तो थीटा 0 था। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में थीटा बराबर 0 पुट करें तो आपको जो आएगा वो एक्सियल वाला एक्सप्रेशन होगा। आप देखिएगा वही आएगा जो हम लोगों ने निकाला था, है ना। और अगर आप थीटा 90 पुट करें तो वो इक्वेटोरियल वाला एक्सप्रेशन होगा, आप देखिएगा वही आएगा जो हम लोगों ने निकाला था, है ना। आप ये वेरीफाई करेंगे, ये वेरिफिकेशन आपके होमवर्क में रहा। अगर आपका नहीं आता है वैसा तो आप मुझे बताएं कि सर नहीं आता है ना। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी वेरिफिकेशन भी की जाती है, वो सही है, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग अब डाइपोल को फील्ड में प्लेस करेंगे और टॉर्क के बारे में जानेंगे, है ना। मतलब जब डाइपोल को किसी फील्ड में लेके जाते हैं, ये तो हुआ कि डाइपोल का जनरेटेड फील्ड, है ना, डाइपोल की वजह से क्रिएटेड फील्ड। अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर डाइपोल ने कोई फील्ड क्रिएट करा तो उसका असर डाइपोल, सॉरी, अगर कोई पहले से एग्जिस्टिंग फील्ड है तो उसका असर डाइपोल पे कैसे पड़ता है ना, वो हम लोग सीखेंगे। और कैसा असर पड़ता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लोगों को चैनल शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, आपका स्वागत है, मैं वो क्वेरी क्लियर करूंगा या फिर अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहे और लोगों तक भी वीडियोस पहुंचती रहे, ठीक है ना।